उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम जानते हैं इस समय प्रदेश के खेतों में रबी की फसलें चल रही हैं और इनमें भी मुख्यतः गेहूं, जौ, सरसों की फसल चल रही है। लेकिन गेहूं और जौ में अभी दाना पकने की अवस्थाएं चल रही हैं, तो इस समय आप इनमें सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। हम बात करें सरसों की, तो इस समय सरसों की फसल में एफिड यानी चेपा का प्रकोप देखा जा रहा है, तो किसान भाई समय रहते इसका भी नियंत्रण करें। और आइए बात करते हैं आज आपके लिए क्या खास है। साथियों, आज हम आपको पशु कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खेत खलियानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। विदेशी सब्जियों से किसानों को अच्छी आमदनी, नवाचार अपनाकर किसान बढ़ा सकते हैं आय। सरसों किस्म PM30 पर किसानों को दी जानकारी। उत्पाद प्रसंस्करण से मिलता है ज्यादा लाभ और धनिया में करे लौंगिया रोग का नियंत्रण। मेवाड़ की माटी को विदेशी सब्जियों की खेती रास आने लगी है। सेलरी, लेट्यूस, ड्रैगन फ्रूट, चाइनीज कैबेज और ब्रोकली की खेती से किसानों को अच्छी आय प्राप्त हो रही है। उदयपुर संभाग में विदेशी सब्जियों का जादू किसानों के सिर चढ़कर बोल रहा है। विदेशी सब्जियों से किसानों को परंपरागत सब्जियों की तुलना में ज़्यादा आमदनी मिल रही है। उदयपुर संभाग के किसान सेलेरी, लेट्यूस, ड्रैगन फ्रूट, चाइनीज कैबेज, ब्रोकली सहित कई विदेशी सब्जियों की पैदावार ले रहे हैं। किसानों को विदेशी सब्जियों की खेती से जोड़ने का काम कृषि विज्ञान केंद्र वल्लभनगर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर RL सोनी ने बताया कि राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जयपुर के वित्तीय सहयोग से किसानों के यहाँ विदेशी सब्जियों के प्रदर्शन लगाए जा रहे हैं। नवानिया गांव के रामनारायण जणवा, नोकमल जणवा, जगदीश जणवा, देवीलाल मेघवाल सहित अनेक किसान विदेशी सब्जियों की पैदावार से जुड़ चुके हैं। केंद्र के उद्यानिकी वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल चौधरी ने बताया कि किसानों को ब्रोकली की खेती से अच्छा लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि ब्रोकली की खेती फूल गोभी की जैसे की जाती है। ब्रोकली के फूल का रंग हरा होता है, इसलिए इसे हरी गोभी भी कहते हैं। इस हरी सब्जी में लोहा, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, क्रोमियम, विटामिन A और C पाया जाता है। यह सब्जी को पौष्टिक बनाता है। इसके अलावा इसमें फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। ब्रोकली कई बीमारियों से बचाने के साथ ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करती है। ब्रोकली की उन्नत किस्मों में 9 स्टार, पेरेनियल, इटालियन ग्रीन, ग्रीन हेड आदि शामिल है। उदयपुर संभाग के लिए हाइब्रिड में पूसा ब्रोकली 1 की सिफारिश की गई है। ब्रोकली उत्पादक किसान रामनारायण ने बताया कि बाजार में ब्रोकली के भाव 40 से 60 रुपए प्रति किलो तक मिल जाते हैं। उचित उर्वरक, जल प्रबंधन, फसल सुरक्षा और देखभाल के साथ 1 बीघा में 2 टन उत्पादन लिया जा सकता है। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति डॉक्टर NS राठौड़ ने कहा कि किसान कृषि नवाचारों को अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र प्रतापगढ़ पर कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। संवाद कार्यक्रम को कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति डॉक्टर NS राठौड़ ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कृषि लागत को घटाने के लिए किसानों को उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। इससे समय और श्रम की बचत होती है। किसान की आय में भी बढ़ोतरी होती है। उन्होंने किसानों को सीडकम, ड्रिल, रोटावेटर, पौध रोपाई यंत्र आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर राठौड़ ने बताया कि किसान आय में बढ़ोतरी के लिए कृषि क्षेत्र में हुए नवाचार किसानों के खेत तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि परंपरागत और एकल फसल उत्पादन किसान के लिए ज़्यादा लाभकारी नहीं रहा है।
आय बढ़ाने के लिए किसानों को समन्वित कृषि अपनाने की जरूरत है। समन्वित कृषि में किसान फसल में नुकसान होने के बावजूद दूसरी फसल से आमदनी प्राप्त कर सकता है। कार्यक्रम में बांसवाड़ा के क्षेत्रीय अनुसंधान निदेशक डॉक्टर डीपी सैनी ने किसानों को बीजोत्पादन से जुड़ने की सलाह दी। उन्होंने किसानों को बीज और अनाज में अंतर समझाते हुए कहा कि बीज तैयार करने से किसानों को दोगुना आय प्राप्त होती है। वहीं उन्नत बीज के प्रयोग से किसान अपनी पैदावार में 15 से 20% तक की वृद्धि कर सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश कनौजिया ने बताया कि संवाद कार्यक्रम में धरियावाद तहसील के 220 प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी द्वारा सरसों किस्म PM30 पर फसल प्रक्षेत्र कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को इस किस्म की जानकारी दी जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी बाड़मेर के द्वारा सरसों की बायो फोर्टिफाइड किस्म PM30 पर प्रक्षेत्र कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में किसान भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप पगारिया ने बताया कि कुपोषण में सुधार के लिए देश में एक महाअभियान चलाया जा रहा है। महाअभियान के तहत विभिन्न बायोफोर्टिफाइड किस्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों को किस्म की विशेषता बताने के लिए इन दिनों केवीके द्वारा प्रक्षेत्र दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर बाबूलाल जाट ने बताया कि सरसों की PM30 किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। इस किस्म का उत्पादन 18.25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसमें तेल की मात्रा 38% तक होती है। इस किस्म में इरूसिक अम्ल की मात्रा 2% से भी कम है। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के प्रसार शिक्षा निदेशक ने कहा कि किसान फल सब्जी उत्पादन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ज़्यादा आय प्राप्त करने के लिए इनका प्रसंस्करण करके अनेक उत्पाद तैयार करें। कृषि विज्ञान केंद्र कोटा में उद्यानिकी क्षेत्र में संभावनाएं और चुनौतियों पर राज्य स्तरीय कार्यशाला संपन्न हुई। इस कार्यशाला को कृषि विश्वविद्यालय कोटा के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर SK जैन ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्पाद प्रसंस्करण ऐसा क्षेत्र है जिससे किसानों को ज़्यादा आय मिलती है, वहीं बेरोजगारों के लिए भी रोजगार सृजन होता है। उन्होंने बताया कि कोटा संभाग में हाईटेक बागवानी की अच्छी संभावनाएं हैं। किसान मौसम, मंडी और बाजार मांग को ध्यान में रखते हुए खेती करें। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर जैन ने जल दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसान जल अपव्यय रोकने के लिए बूंद बूंद सिंचाई का उपयोग करें। कार्यशाला में उद्यान विभाग के उप निदेशक आनंदी लाल मीणा ने उद्यानिकी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए किसानों को संरक्षित खेती के फायदे बताए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सत्यनारायण आमेटा ने किसानों से समन्वित कृषि अपनाने की बात कही। केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र सिंह ने किसानों को हाईटेक बागवानी के बारे में जानकारी दी। केंद्र के उद्यानिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रामराज मीणा ने किसानों को लहसुन प्याज उत्पादन, पुष्प खेती, संरक्षित खेती, लो टनल, संसाधन प्रबंधन, फल बगीचा स्थापना, सब्जी फसलों की खेती आदि विषयों पर जानकारी दी। कार्यशाला में 100 से ज्यादा किसानों ने भाग लिया। किसान भाइयों, धनिया की फसल में लौंगिया रोग नुकसान पहुंचाता है। आप उचित कृषि रसायनों का उपयोग कर इस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश के कोटा संभाग में धनिया की खेती किसान करते आए हैं। इस फसल में लौंगिया रोग का प्रकोप होता है। यह फसल का सबसे घातक रोग माना गया है। इस रोग से पौधे में तने के बाहरी सतह पर प्रोटोमाइसेस मैक्रोस्पोरस फफूंद के द्वारा फफोलों जैसी आकृतियां बनने लगती हैं, जो बाद में पूरे तने, पत्तियों और कैप्सूल पर फैल जाती हैं। संक्रमित पौधों की तना पिटिकाएं विशेष रूप से लंबी हो जाती हैं। सर्वांगी संक्रमण से शिराएं और पुष्प वृंत अधिक सूज जाते हैं। संक्रमित फल लौंग जैसे आकार के दिखाई देते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाई हेक्साकोनाजोल 5 ईसी अथवा प्रोपिकोनाजोल 25 ईसी का 2 मिली प्रति लीटर की दर से बुआई के 45, 60 और 75 दिन की अवस्था पर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, हम जानते हैं हमारा प्रदेश का हर किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन अवश्य करता है, और इसके पीछे जो मुख्य वजह है वो ये है कि पशुपालन से
किसान भाई को साल भर आमदनी प्राप्त होती है। और आइए अब बात करते हैं आज आपके लिए क्या खास है। किसान साथियों, आज हम आपको राजस्थान प्रदेश में चल रही पशु कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ में हैं निमराना कैंप के पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप कुमार। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि पशु कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं हमारे प्रदेश में, वो कौन कौन सी हैं? देखिए, पशु कल्याणकारी योजनाओं का हम जिक्र करें तो प्रदेश में 3 तरह की योजनाएं संचालित हैं। कुछ योजनाएं हैं वो पशुपालकों के जो पशु हैं उनकी नस्ल सुधार से संबंधित हैं। कुछ योजनाएं हैं जो उनके चिकित्सा और टीकाकरण से संबंधित हैं। और तीसरी तरह की योजनाएं हैं पशुपालकों के आर्थिक संबल यानी उनके अनुदान और ऋण से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि 3 पशु कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं पशुओं की नस्ल सुधार के बारे में। पशुओं में नस्ल का बड़ा महत्व है, इसलिए नस्ल सुधार में 2 तरह की योजनाएं प्रदेश में संचालित हैं। एक राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, जिसके तहत प्रदेश के हर चिकित्सा संस्थान के अंदर गाय और भैंस को निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। दूसरे स्तर से हम देखें कि जहां कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां उन्नत नस्ल के जो नर पशु हैं राजकीय फार्मों में तैयार किए जाते हैं और प्रगतिशील पशुपालकों और ग्राम पंचायत को रियायती दरों पर वितरित किए जाते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने हमें पशु नस्ल सुधार के बारे में बताया, डॉक्टर साहब, पशुओं की नस्ल सुधार के साथ साथ अगर कोई किसान भाई पशुपालन करता है तो उनको स्वास्थ्य के लेकर भी बड़ी चिंता बनी रहती है। तो क्या इसके लिए भी पशुओं में टीकाकरण संबंधी कोई योजनाएं चल रही हैं? प्रदेश में टीकाकरण का जहाँ तक सवाल है, सभी तरह के मवेशियों में टीकाकरण की योजनाएं संचालित हैं। मुख्य रूप से गाय और भैंस में देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर खुरपका मुंहपका नियंत्रण कार्यक्रम संचालित है, जिसके तहत वर्ष में 2 बार गाय और भैंसों को निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है। और साथ ही इस टीकाकरण के दौरान जितने भी पशु हैं उनको भारत सरकार के इनाफ सॉफ्टवेयर में इंदराज किया जाता है। दूसरी बीमारियां जैसे गलघोटू है, ब्लैक वाटर है, उसके लिए भी प्रदेश में वर्ष में 2 बार टीकाकरण किया जाता है। छोटे मवेशी जिसमें भेड़, बकरी, इस तरह के पशु हैं, उनके लिए भी भेड़ माता, फड़किया, इन रोगों के बचाव हेतु टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया नस्ल सुधार के बारे में बताया जी टीकाकरण के बारे में बताया, जी ये बताइए कि अगर हमारा कोई किसान भाई पशुपालन करना चाहता है और विशेषकर दुधारू पशु पालना चाहता है, तो इसमें जैसे खेती करने के लिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। क्या इस योजना के अंतर्गत कोई ऐसी स्कीम है जिसमें किसानों को पशु क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि किसान भाई अपना बिजनेस शुरू कर सकें? जिस तरह से किसानों को खेती के लिए किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाया जाता है, उसी की तर्ज पर जो किसान खेती के साथ साथ पशुपालन का काम करते हैं या जो भूमिहीन किसान हैं, वो इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर ही पशु किसान क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये योजना अकेले किसान के लिए, किसान समूहों के लिए या स्वयं सहायता समूह हैं, वो सभी इस योजना के पात्र हैं। जो किसान कम से कम 1 मवेशी पालते हैं, वो नज़दीकी बैंक से, जिसमें राष्ट्रीय बैंक हो, चाहे क्षेत्रीय बैंक हो और या सहकारी बैंक हो, वो इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और पशु किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा सकते हैं। जहाँ तक पशु किसान क्रेडिट कार्ड में ऋण की राशि का सवाल है, ये वहाँ जिला स्तर की तकनीकी कमेटी स्केल ऑफ फाइनेंस को निर्धारित करती है। जिला स्तर की तकनीकी कमेटी, जिसके माननीय जिला कलेक्टर अध्यक्ष होते हैं, पशुपालन के और दूसरे बैंकिंग सेक्टर के जो अधिकारी हैं इसके सदस्य होते हैं। जब स्केल ऑफ फाइनेंस उस क्षेत्र में उस पशुपालन पर होने वाले आवर्ती खर्चे का निर्धारण कर लिया जाता है, तो उनकी संख्या के हिसाब से एक लिमिट उस पशुपालक को प्रदान की जाती है। और इस योजना की खास बात ये है कि बहुत ही अल्प दर, जिस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड 7% की ब्याज पर ऋण मुहैया होता है, उसी तर्ज पर पशु किसान क्रेडिट कार्ड भी 7% के ब्याज पर ही मिलता है। साथ में जो किसान साथी, जो पशुपालक साथी नियमित दर पर इसका भुगतान करते हैं, समय रहते ही इस पैसे को चुका पाते हैं, उन्हें 3% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है। यानी 4% की दर पर ही ये ऋण उस पशुपालक को उपलब्ध होता है। साथ ही जहाँ तक इसकी सिक्योरिटी यानी संपार्श्विक प्रतिभूति, जिसको बैंक सिक्योरिटी के तौर पर देखता है, उसकी बात करें
तो 1,60,000 रुपये तक इसे किसी भी तरह की भूमि को रहन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसान किसी दुग्ध उत्पादक संघ का सदस्य है और दुग्ध उत्पादक संघ, बैंक और किसान के बीच एक समझौता है, एक करार है, तो 3 लाख तक उसे किसी तरह की कोई कोलेटरल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, यानी उसे 3 लाख तक भूमि को रहन करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब, अभी आपने किसानों को पशु कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। अगर हमारा कोई किसान भाई बड़े स्तर पर डेयरी लगाना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और किस तरह से वो फ़ायदा उठा सकता है? जिस तरह मैंने बताया कि सरकार की और पशुपालन विभाग की ये मंशा है कि जो पशुपालन का जो परंपरागत ढांचा है उसको बदला जाए और इसके लिए पशुपालक को परंपरागत पशुपालन से डेयरी की तरफ बढ़ना होगा। इसके लिए बहुत ही भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है डेयरी उद्यमिता विकास योजना, जिसके तहत देश के समस्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। और साथ ही जो भारत सरकार की खेती और पशुपालन की नियामक संस्था है नाबार्ड, उसके माध्यम से उसे अनुदान दिया जाता है। जो किसान अनुसूचित जाति, जनजाति या बीपीएल से बिलोंग करते हैं उन्हें ये 33% का अनुदान प्राप्त होता है। जो किसान सामान्य वर्ग से संबंध रखते हैं उन्हें 25% तक का अनुदान यानी सब्सिडी नाबार्ड के माध्यम से प्रदान की जाती है। जैसा हम जानते हैं आजकल मौसम परिवर्तित हो रहा है, अभी मौसम बदल रहा है, ठंड से गर्मी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में पशु में बहुत सारी संक्रामक बीमारियां आती हैं और इसमें जो विशेष बीमारी है वो है खुरपका मुंहपका, जिसको एफएमडी के नाम से भी जाना जाता है। किसान अपने स्तर पर इसकी कैसे पहचान कर सकता है और किस तरह से इसकी रोकथाम कर सकता है? जहाँ तक खुरपका मुंहपका रोग यानी एफएमडी का सवाल है, इसमें प्रदेश के जो मवेशी हैं जिनमें मुख्यतः जो पशु जिनके खुर 2 हिस्सों में बटे होते हैं, जिनको क्लोन फुटेड एनिमल कहा जाता है, इनमें होने वाला ये बहुत ही संक्रामक रोग है। और एक अध्ययन के अनुसार लगभग पूरे भारतवर्ष में 20,000 करोड़ रुपए का इससे आर्थिक नुकसान सालाना होता है। इस रोग के लक्षणों की बात करें तो शुरुआती अवस्था में पशु को बहुत तेज़ बुखार आता है, 102 से 105 डिग्री तक जाता है। उसके मुंह से लार टपकना शुरू होती है, मुंह में और पैरों में छाले हो जाते हैं। आगे चलकर ये छाले घावों में परिवर्तित हो जाते हैं और जो गाभिन पशु हैं उनमें गर्भपात की संभावना होती है। उसके उत्पादन में बहुत ज़्यादा गिरावट आती है। ये इन मोटे लक्षणों से हम खुरपका मुंहपका रोग को पहचान सकते हैं। जहाँ तक इसके उपचार का सवाल है, चूँकि मैंने बताया पहले ही एक विषाणु जनित रोग है, इसका कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। सिर्फ हम उस पशु को तापरोधी दवाइयाँ देते हैं, उसके पैर और मुंह में होने वाले छालों को हम KMNO4 के सॉल्यूशन से साफ़ करते हैं, एंटीसेप्टिक दवाइयाँ दी जाती हैं और उस पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता में किस तरह से वृद्धि हो, इस तरह की दवाइयाँ हम उनको देते हैं। जहाँ तक इसके बचाव का सवाल है तो भारत सरकार ने इसके लिए खुरपका मुंहपका नियंत्रण कार्यक्रम संपूर्ण भारतवर्ष में चलाया हुआ है। वर्ष में 2 बार अपने मवेशी को इस रोग के खिलाफ टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। और जहाँ यदि अपने बाड़े में ये रोग आ जाता है तो उसके दूध दोहने वाले, चारा डालने वाले जो पशुपालक हैं उनको साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2% सॉल्यूशन या पोटेशियम परमैंगनेट का हल्का 1% सॉल्यूशन तैयार कर आसपास के बर्तनों को, उसके बाड़े को साफ रखना चाहिए। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमने पशु कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जाना जो हर किसान भाई के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, हमारा किसान भाई पशुपालन करके किस प्रकार से अपनी आमदनी बढ़ा सकता है? जहाँ तक उन्नत पशुपालन का सवाल है या आमदनी बढ़ाने का सवाल है, हमको शुरुआत से ही इस पर ध्यान देना होगा। जिस तरह से पशुपालक को सबसे पहले अच्छी नस्ल के पशुओं का संधारण करना होगा। जब अच्छी नस्ल के पशु उसके पास संधारित होंगे तो उसके बाद उनको रोग प्रतिरोधक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से या अच्छे पोषण के माध्यम से उन पशुओं को पालना पड़ेगा। जब किसान या पशुपालक साथी के पास अच्छे पशु होंगे, रोग के ऊपर होने वाला खर्चा कम होगा, उसका उत्पादन सतत बना रहेगा। उसके उपरांत हमें देखना है कि उसके उत्पादों को यानी दूध है उसको किस तरह से हम बाज़ार में प्रोसेस्ड करके आगे वैल्यू एडिशन करके और अधिक मुनाफा प्रदान कर सकते हैं। इस हेतु उसे
आसपास की मार्केट पर यानी बाज़ार पर ध्यान रखना होगा। कौन सी प्रजातियां हैं उस क्षेत्र के हिसाब से अनुकूल हैं, उन्हीं प्रजातियों को पालकर पशुपालक है वो इस व्यवसाय को लाभकारी बना सकता है। साथ ही जो पूंजी की लागत है वो भी उसे अल्प ब्याज पर उपलब्ध हो, इसके लिए उसके सरकारी संस्थाओं के माध्यम से या राजकीय योजनाओं के माध्यम से ऋण और अनुदान प्राप्त करना होगा, तब जाकर हम पशुपालन को कल्याणकारी बना सकते हैं। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमने पशु कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी बातें बताई। अगर हमारा किसान भाई इनको अपनाता है तो वह अवश्य ही पशुपालन से अच्छा लाभ ले सकता है। आप इस कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा आपको खेती एवं खेती से जुड़ी हुई जानकारियां देते हैं और इसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको अधिक से अधिक आर्थिक लाभ कैसे पहुंचे। इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई आपके पास कोई सुझाव हो या समस्या हो तो आप हमें इस पते पर लिख भेजें। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डोंगरी, जयपुर, राजस्थान। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।